नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं पांच का पंच। पांच का पंच में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिन्होंने सुर्खियां बटोरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। वो कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिनका हम इस 5 बजे वाले बुलेटिन में जिक्र करने जा रहे हैं। सबसे पहले खबर होगी संसद से जुड़ी हुई, जहां पर एक बार फिर हंगामा हुआ, जोरदार हंगामा हुआ। और हंगामा हुआ जंतर मंतर पर लाठीचार्ज और चढ़ावा चोरी के मामले में। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आप चर्चा कीजिए, हर सवाल का जवाब देंगे हम। दूसरी खबर होगी मध्य प्रदेश से, जहां एनालॉग पनीर को बैन कर दिया गया है। सीएम ने अफसरों को इस संबंध में जरूरी निर्देश दे दिए हैं। तीसरी खबर जगदलपुर से होगी, यहां जीरम केस में अंतिम बहस हुई, जिसके बाद एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। चौथी खबर जुड़ी रहेगी हरेली तिहार यानी हरेली त्योहार से, और जो कि छत्तीसगढ़ का विशेष पर्व है। हरेली त्योहार उत्साह के साथ छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री आवास पर भी लोगों ने पहुंचकर शुभकामनाएं दी हैं। सीएम साय ने लोगों को शुभकामनाओं के साथ साथ एक विशेष आयोजन में हिस्सा लिया। पांचवी खबर होगी बादल, बारिश और तबाही की। पहाड़ों से मैदान तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने लोगों के जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। खासतौर पर असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान में लोग ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तो ये 5 खबरें हैं जो कि आज हमारे 5 बजे के बुलेटिन में खास रहने जा रही हैं। इन तमाम खबरों के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। और सबसे पहले बात करते हैं संसद के मॉनसून सत्र की। 18वां दिन और वो भी हंगामे की भेंट चढ़ा, या कहें कि आज भी जोरदार हंगामा देखने को मिला है संसद के मॉनसून सत्र में। आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जो गतिरोध पिछले कुछ समय से संसद में बना हुआ है, वे आज भी देखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा है। उन्होंने नीट पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय करने की मांग की है। शाह ने लेटर में लिखा, मेरा अनुरोध है कि स्पीकर विपक्ष से चर्चा करें और आपसी सहमति के आधार पर आज से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जितना समय, दिन या घंटे उचित समझते हैं निर्धारित करें। मैं तय समय के दौरान सदन में मौजूद रहूंगा और इस मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूं। विपक्ष की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। इससे पहले दिन सदन के बाहर शाह ने मीडिया से बातचीत की थी और कहा था कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन को चलने दे तब। इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमें उनका लेक्चर नहीं सुनना है, पहले ये बताएं कि जंतर मंतर पर छात्रों पर गोलियां किसने चलवाई। उन्होंने आदेश नहीं दिया तो वे इस्तीफा दें। इस बीच सरकार ने FCRA संशोधन बिल 2026 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि JPC के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा, जिसे मंजूरी मिल गई। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा।
सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. Right? This is अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करती हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? और डॉक्टर नेहा धवन हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी की। और डॉक्टर नेहा, आपसे समझना है भाई, अब जब गृह मंत्री तैयार हो गए हैं तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दो, इस पर आपका रिएक्शन चाहिए। देखिए सोनल जी, मैं कई दिनों से इस विषय पर अपनी बात रखती आ रही हूँ, और जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा के सदनों का हाल पिछले हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, जब से सत्र शुरू हुआ है, तब से एक दिन भी मैं भी अमित शाह जी की तरह, हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब की तरह ये बात जनता से ही पूछना चाहती हूँ कि जनता तय करेगी, और जनता को ही तय करना है, क्योंकि सरकार का रवैया और विपक्ष का रवैया, दोनों का रवैया सामने है, पारदर्शिता से सामने है। आप मीडिया पर्सन्स ने दोनों का ही दृश्य सबको दिखाया है। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, सकारात्मक चर्चा पर तैयार है, हर विषय पर बात करने के लिए राजी है, हर विषय पर उत्तर देने के लिए राजी है, लेकिन बशर्ते कि विपक्ष ये बात कहे, राहुल गांधी ये बात कहें कि हमारा जवाब नहीं दे रही सरकार, हमारा जवाब दे, लेकिन जवाब किसको दें? सदन में वॉकआउट हो जाएगा, सदन खाली हो जाएगा, खाली कुर्सियों को जवाब देने के लिए तो नहीं बैठे हैं, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी से जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम सरकार ने किया। परीक्षा दोबारा कराई, सुरक्षात्मक तरीके से कराई, उसके बाद जितनी भी अमेंडमेंट करने थे नीट परीक्षा के लिए वो अमेंडमेंट किए। हमारी जिम्मेदारी तय हमने खुद की, और उस जिम्मेदारी के तहत एक नैतिक जो है जिम्मेदारी लेते हुए माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने अपना इस्तीफा भी दे दिया। हाँ धवन जी, लेकिन इस बात के लिए आपकी पीठ नहीं थपथपाई जा सकती। आपने बहुत विरोध के बाद और देश में जो माहौल हुआ उसके बाद ये किया, कायदे से पहले करना चाहिए। कितनी बार पेपर लीक हुए हैं ये संख्या सब जानते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस्तीफा दे दिया, जेनजीज के आंदोलन के बाद इस्तीफा दे दिया। बड़ी बात यह है कि विपक्ष को इतना बोलने का मौका किसने दिया, इतना डिले क्यों किया? बारे में भी अव्वल स्थान पर कांग्रेस ही आएगी अगर आप नंबर्स की बात करेंगी तो, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे पहले इस परिपाटी की रचना रची है। हमने जनता के और आप उसे आगे बढ़ा रहे थे कि हम आगे क्यों बढ़ा रहे थे, हम तो कम कर रहे हैं। जिस तरह से ये संगठित अपराध का रूप ले चुके थे जब हमने सरकार संभाली, उसके बाद भी अगर आप नंबर देखेंगे तो जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है उन प्रदेशों में पेपर लीक ज्यादा हुआ। अब अभी कांग्रेस की कितनी सरकारें बची हैं ये पूछना तो बेईमानी होगा। और ऐसे में यदि हो रहा है पेपर लीक तो इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, ली आपने। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी दिया, जो कार्रवाई होनी थी वो कराई गई, दोबारा से पेपर भी हुआ, लेकिन इन सब के बीच जो डिले हुआ है उसकी वजह से जो जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो वहीं अटके हैं। विपक्ष अपनी बात पर अड़ा है, और अब इतने डिले के बाद यदि गृह मंत्री ने कहा है कि वो बोलेंगे, उनको सुनना चाहिए, तो विपक्ष की भी अपनी जिम्मेदारी है कि इसको आगे बढ़ने दिया जाए। नेहा जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आइए अब बात करते हैं एनालॉग पनीर की, जो कि वनस्पति वसा से बनता है, हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दे दिए हैं कि ये प्रदेश में ना तो इसकी बिक्री होगी। इसके लिए उन्होंने बाकायदा अपने निवास पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की बैठक बुलाई, अधिकारियों के साथ एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री, इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि एनालॉग पनीर को असली दूध से बने पनीर के विकल्प के तौर पर तैयार किया जा रहा था,
और दूध की जगह या तो दूध के साथ वनस्पति वसा, स्टार्च या अन्य सामग्री का इस्तेमाल इसमें होता था और इसकी कम कीमत के कारण बाजार में इसकी खपत भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं जैसा अन्य राज्यों ने लगाया है और हम प्राकृतिक रूप से दुग्ध उत्पादन को बढ़ाएंगे और प्राकृतिक रूप से ही पनीर बनाएंगे। तो एनालॉग पनीर क्या होता है? पोषण के मामले में पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। एनालॉग पनीर जो है वो दूध से बने पनीर के विकल्प के तौर पर है। एनालॉग पनीर में पोषण कम और बीमारियां इससे ज़्यादा हो रही थी। ये तेज़ी से जो है मार्केट में आया और बिका भी क्योंकि इसकी कीमत कम होती है। दूध से नहीं बनता है एनालॉग पनीर, आपको एक बार फिर बता दें। वनस्पति वसा, स्टार्च का उपयोग होता है। वनस्पति तेल, मिल्क सॉलिड और स्टार्च का इसमें जमकर उपयोग होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इमल्सिफायर और स्टेबलाइजर से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो भी इसमें देखने को मिली। असली पनीर के पैकेट पर केवल मिल्क सॉलिड और स्ट्रिक एसिड लिखा होता है। एनालॉग पनीर के पैकेट पर वेजिटेबल ऑयल, पॉम ऑयल और स्टार्च लिखा आपको मिलेगा। ये अंतर है। अब यदि आगे आप कभी पनीर खरीदने जाएं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया कि अनुराग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। तो इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे भोपाल से ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, आपसे समझना चाहेंगे कि निर्देशित तो कर दिया गया, लेकिन अब इसे ज़मीन पर अमल में लाने में कितना वक्त लग सकता है और इसके लिए क्या क्या जो है निर्देशित किया गया कि सख्ती से आम लोग अब एनालॉग पनीर को ना खरीद पाए क्योंकि ये सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो आज ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को बुलाया था और इसके लिए एक स्पेशल मीटिंग भी हुई है एनालॉग पनीर को लेकर। और एनालॉग पनीर के संदर्भ में तमाम चीजों को खुद मुख्यमंत्री ने जो बताया है फायदे और नुकसान, और उसके लिहाज से ये कहा गया है कि अगर इस स्थिति में ये पनीर अगर मध्य प्रदेश में बेचा जाता है तो सिर्फ कार्रवाई प्रतिबंध की नहीं हो, बल्कि कार्रवाई इसमें जुर्माने की और सजा की भी हो। और यही कारण है कि निर्देश जो है हो सकता है कि कल सुबह या आज देर रात तक के निकले, समय ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन एक प्रॉपर आदेश जो है इसमें जारी करने की तैयारी है ताकि कोई भी इसमें हिम्मत ना कर सके। इसमें सिर्फ प्रतिबंध का मतलब ये नहीं है कि इसके बेचा नहीं जा सकता। अगर गलती से या कोई जानबूझ इसको बेचा नजर आता है तो इसमें सजा के प्रावधान की बात भी मुख्यमंत्री ने निर्देश में कही अधिकारियों को। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह के इसके नुकसान थे, जिस तरह से पड़ोसी राज्यों ने इसे बैन किया हुआ है, उसके बाद में ये बेहतर कदम है। और निश्चित ये सिंथेटिक पनीर हमेशा नुकसान भी पहुंचाता आया है, इसलिए अब देखने वाला यह होगा कि इसमें कितनी कड़ाई के जो है वो आदेश जारी होते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसमें कहा है कि सारी जो है सारा अध्ययन करने के बाद अधिकारी इसमें कड़े से कड़े जो इसमें पालन हो सकते हैं आदेश में, वो जो है उनका उल्लेख जरूर किया जाए। ठीक है अनुराग जी, बहुत संक्षेप में आपसे ये भी समझेंगे कितना व्यवहारिक है जो मुख्यमंत्री ने कहा कि जो शुद्ध दूध है गाय का उसी से पनीर बनाएंगे। तो मध्य प्रदेश में पनीर की होने वाली खपत और फिर उस दूध से पनीर का बनना कितना व्यवहारिक समझ रहे हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत आसान है ये, क्योंकि अगर अन्य स्टेट की बात करें वहाँ पनीर की जो खपत है इसकी तुलना में दूध का उत्पादन वैसा नहीं है, पर मध्य प्रदेश के पास में दूध उत्पादन पूर्ण रूप से है कि जो डिमांड और सप्लाई का रेशियो है तो वो कहीं ना कहीं पूरा करता है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में इसको लेकर बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब झीरम घाटी नक्सली हमले मामले की जांच की बात करते हैं, जिसके लिए लगातार सुनवाई चल रही। तीसरे दिन अंतिम सुनवाई हुई और क्या कुछ हुआ आपको बता दें। फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है। ये छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जगदलपुर झीरम घाटी नक्सली हमला मामला, जिसमें विशेष अदालत में अंतिम सुनवाई का आज तीसरा दिन। अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष की दोनों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। अब इसमें अभियोजन पक्ष ने अपनी रिपिटल दलीलें भी प्रस्तुत की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। माना जा रहा है कि आज ही अदालत इस ऐतिहासिक और संवेदनशील मामले में फैसले की तारीख भी घोषित कर सकती है।
और आपको बता दें कि लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था झीरम घाटी नक्सली हमला, जिसमें पूरी की पूरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक लेयर जो है वो खत्म हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। और ऐसे में ये ऐतिहासिक दिन बन गया है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के माध्यम से, आपको बता दें कि इसमें फैसले की तारीख जो है वो क्या होगी आपको बताते हैं जल्द ही। हमारे सहयोगी अशोक नायडू हमारे साथ जुड़ रहे हैं जगदलपुर से। अशोक, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वो तारीख सुनिश्चित हो चुकी है कि फैसला किस दिन सुनाया जाएगा? सबकी निगाहें इस पर। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज सुबह 11 बजे से सुनवाई शुरू हुई और बचाव पक्ष ने अपने दलीलें दी और उसके बाद 2 बजे के बाद जो अभियोजन है उन्होंने सभी दलीलों पर रिप्लाई किया और करीब 2:30 बजे पूरी तरह से ये जो अंतिम बहस है वो तो पूरी तरह से समाप्त हो गई। हालांकि अब ये जो फैसला है इसे अदालत ने सुरक्षित रख लिया है और ये भी कहा जा रहा है कि इसी महीने जो फैसला है वो सामने आ सकता है, उसकी सुनवाई जो तारीख है वो आ सकती है। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि आखिर वो कौन सी तारीख होगी जब झीरम हमले की जो जांच अभी तक चली उसका जो फैसला है वो सबके सामने आएगा। और फिलहाल अभी इसी महीने जिस तरह से दोनों वकील ये कयास लगा रहे हैं और अदालत जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि इसी महीने फैसला सुनाया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के विशेष लोक पर्व हरेली तिहार की। जी हाँ, हरेली तिहार छत्तीसगढ़ में त्योहार को तिहार कहते हैं और हरेली जिसमें किसानों के उपयोग में आने वाले तमाम जो यंत्र रहते हैं उनकी पूजा करने का विशेष महत्व है। पूरे प्रदेश में इसे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास पर भी हरेली का भव्य आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत कई मंत्रियों ने हल, नांगर, कृषि उपकरणों की पूजा की। हरेली तिहार के मौके पर गेड़ी चढ़ने और पारंपरिक खेलों का भी आयोजन होता है। मुख्यमंत्री निवास पर भी किया गया। छत्तीसगढ़ी ग्रामीण परिवेश की थीम पर सजाया गया। मुख्यमंत्री और डॉक्टर रमन सिंह भी, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष भी उसी वेशभूषा में नजर आए, जहां कृषि, संस्कृति, लोक परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। आपको बता दें कि हरेली किसानों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन किसान कृषि औजारों की पूजा कर अच्छी फसल और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। सरकार का उद्देश्य नई पीढ़ी को छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति और ग्रामीण परंपराओं से जोड़ना है। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ी परंपरा, संस्कृति और उत्सव के विभिन्न रंग देखने को मिलते हैं। तो हरेली के रंग में किस तरह छत्तीसगढ़ रंगा हुआ है उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हरेली तिहार का उत्साह देखने को मिल रहा है। हरेली तिहार में कृषि औजारों की पूजा होती है। गायों को खिलाई जाती है लौंदी और सीएम ने पहली पारंपरिक वेशभूषा। मुख्यमंत्री आवास में राउत नाचा नृत्य भी हुआ और उसकी कुछ झलक हम आपको दिखा रहे हैं। विशुद्ध रूप से ये कृषि किसानों से जुड़ा हुआ पर्व है और कृषि और किसान हमारे देश की रीढ़ हैं, हमारे देश की सुख समृद्धि का आधार हैं। तो जाहिर तौर पे न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए, ये पूरे देशवासियों के लिए विशेष पर्व है हरेली त्योहार, जिसे उत्साहपूर्वक छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और मिशन निवेश की बात करते हैं। मुख्यमंत्री